मीरा, जंग शुरू हो गई है, तुम अपना ध्यान रखना और जीत के बाद मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर तुमसे शादी भी तो करनी है, हैं? राज फोन पर बात कर रहा था, पर फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की ही आवाज आ रही थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं मर गया तो क्या हुआ? हमारा प्यार तो जिंदा रहेगा। मीरा, आई लव यू। खबरदार, जो ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। इतना सुन राज मुस्कुराने लगा, पर इससे पहले कि मीरा राज से कुछ कहती, राज ने फोन रख दिया और अपनी सर्विस राइफल उठा लड़ने के लिए चल दिया। 11 महीने बाद। अरे गार्ड साहब, कब से आपका इंतजार हो रहा है और आप हैं कि यहाँ चाय पी रहे हैं। चलिए जाइए, सिग्नल हो गया है। बिना आपके झंडा दिखाए ट्रेन नहीं जाएगी। अरे महाराज, तो ये हमको पहले बताना चाहिए था। हम तो यहाँ अनाउंसमेंट सुनकर बैठे थे। टीटी के कहने पर रेलवे गार्ड हरिशंकर तुरंत ही ट्रेन के गार्ड कोच की ओर दौड़ पड़ा। वह भी गार्ड कोच में बैठा ही था कि तभी टीटी ने हरिशंकर को सुनाते हुए कहा, अच्छा सुनिए, एक अटैची रखे हैं तुम्हारे कोच में। गोरखपुर आते ही इसे रेलवे के डाकिया घर में जमा करा दीजिएगा, समझे? किसी आर्मी वाले का है। हरिशंकर ने भी टीटी की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और हरी झंडी दिखाने लगा, जिससे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हरिशंकर भी अब आराम से अपने कोच में बैठ गोरखपुर आने का इंतजार करने लगा था, पर ट्रेन अपने वक्त से 3 घंटा देरी से चल रही थी। इस कारण हुआ ये कि जो अटैची उसे डाकिया घर में देनी थी, अब वो बंद हो चुका था। लो, एक और मुसीबत। अब क्या ये अटैची अपने सर पर लेके घूमे हम? हरिशंकर अपने दांत पीसता हुआ गुस्से में कह रहा था। फिर खुद ही अटैची उठा पास में ही रेलवे क्वार्टर में अपने घर को चल दिया, जहां उसकी बेटी मंजरी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। मंजरी की मां तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। शुरू के कुछ साल तो पिता ने बेटी को संभाला, लेकिन जैसे जैसे पिता बूढ़ा होता गया और बेटी जवान होती गई, जिम्मेदारियों ने करवट बदल ली थी। अब दोनों को देखकर ऐसा लगता था मानो मंजरी हरिशंकर की बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ है। घर आते आते काफी रात हो गई थी। मंजरी ने भी तुरंत खाना लगा दिया, पर बार बार उसकी नजर उस अटैची पर जा रही थी। कब से देख रहे हैं, तुम बार बार उस अटैची को देखे जा रही हो। अरे वो अपना नहीं है, आर्मी वालों का है। कल सुबह डाकिया घर में जमा कराना है उसे। फिर आप इसे अपने साथ क्यों ले आए? इसे वहीं जमा कराना था ना। अरे करा तो देते, पर वो बंद हो चुका था। अच्छा ठीक है, अब सो जाइए, बहुत रात हो गई, कल फिर से काम पर जाना है। हरिशंकर अपना खाना खत्म होते ही सोने के लिए चल दिया, पर मंजरी की नजर अभी भी अटैची पर ही थी और मन में थे हजारों सवाल। बाबा ने बोला है ना, अपना नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसे खोलने की सोचना भी मत। बंद कर अपना ये जासूसी दिमाग। कितनी बार फंस चुकी है तू इस चक्कर में। नहीं मंजरी, ये गलत है। खुद से कहते ही मंजरी ने वो अटैची उठाई और सीधा अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ उसे खोल बारी बारी चीजों को देखने लगी। उसमें उसे एक डायरी और आर्मी ऑफिसर की वर्दी के साथ एक अस्थियों का लोटा और 2 फोटो भी मिली। पहली फोटो एक आर्मी ऑफिसर की थी और दूसरी कश्मीरी लड़की की। इस पर भी उसमें काले जादू का खूब सारा सामान रखा हुआ था। एक ऑफिसर की अटैची में काले जादू का सामान? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंजरी ने खुद से कहा और फिर डायरी को खोल उसे पढ़ने लगी। मैं राज हूँ, लेफ्टिनेंट राज बत्रा, और ये मेरी डायरी है। अगर आपको मेरी ये डायरी मिलती है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे बिना पढ़े ही जला दीजिए, क्योंकि जो यकीन आपको प्यार पर होगा या है, वो शायद अब मेरी कहानी पढ़कर खत्म हो सकता है या टूट सकता है। मगर मंजरी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और डायरी के पन्ने पलट आगे पढ़ने लगी। आज मैंने कश्मीरी वादियों में एक लड़की को देखा जो कश्मीर की वादियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके चेहरे की एक एक हरकत मेरे जहन में बैठ चुकी थी। आज पूरे 3 दिन हो गए मुझे उसका चेहरा देखे, लेकिन एक पल भी मैं उसे भुला नहीं पाया हूँ। और जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैं बिना किसी को बताए कैंप से निकल गया और अगले 2 हफ्तों तक मैं रोज रात को पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता था, इस उम्मीद में कि कहीं किसी रोज वो लड़की मुझे फिर से दिखाई दे जाए।
पर नहीं, मेरा सोचा हुआ नहीं हुआ। लेकिन शायद मेरी मोहब्बत पर ऊपर वाले को यकीन था, इसलिए एक दिन उसने खुद ही उस लड़की को मेरे कैंप में भेज दिया। वो पास ही के गांव में ब्रेड बनाने का काम करती थी। मैं एक टक उसे देख ही रहा था कि कब वो मेरे पास आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे हाथ में ब्रेड थमाते हुए बोली, कल जब पहाड़ी पर बैठना तो जिस घर के आगे लालटेन टंगी हो उसी घर में आ जाना। ये सुनते ही मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रात होते ही मैं सीधा उसके घर चला गया। तब पहली बार मुझे उसका नाम पता चला था। मीरा नाम था उसका। जितनी प्यारी वो थी उससे प्यारा उसका नाम था। उस पूरी रात हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और दिन में फोन पर हमारी बातें होने लगी, और रात में मैं उसके घर चला जाता। हम दोनों के बीच बहुत सी दीवारें अब गिर चुकी थी, लेकिन ये प्यार का सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। मीरा से मिलने के 1 महीने बाद ही हमारे कैंप पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, और मैं उस वक्त मीरा से बात ही कर रहा था। मेरे बहुत से साथी मारे गए थे। किसी तरह हमने वो लड़ाई जीत तो ली थी, पर यह पता चला कि इस हादसे में किसी अपने ने ही हमें धोखा दिया था, और बहुत तहकीकात के बाद मैं गुनहगार निकला। सबको लगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया। इस दुख के साथ जब मैं मीरा के घर पहुंचा तो उसके घर पर ताला लगा था। आसपास पता किया तो पता चला कि वो कुछ दिन के लिए ही गांव आई थी। उसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं था। इससे अब मेरा मन मीरा पर भी शक करने लगा था। मैं एक बार फिर से पहाड़ी पर बैठा मीरा को ही याद कर रहा था कि तभी मीरा के घर में कुछ हलचल दिखी, और अगले ही पल मैं उसके घर को चल दिया। मीरा अपना कुछ भूला हुआ सामान लेने आई थी, पर जिस मीरा को मैं पहले जानता था ये वो मीरा नहीं थी। इसने तो अपने जिस्म पर एक राइफल भी लटका रखी थी, और जिस सीने पर कभी उसका सिर होता था उसी सीने पर वो मेरे सामने बंदूक ताने खड़ी थी। मीरा, ये क्या हुलिया है तुम्हारा? फेंको इन सबको। ये कहते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसने मेरे सीने पर गोली चला दी। मैं जख्मी हो गया था। मेरे सीने से खून और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हाँ, मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया था। तुझे क्या लगा था किसी लड़के से मिलने के 2 दिन बाद ही कोई लड़की उसके साथ सोने क्यों लगती है? उसका कोई तो मकसद होगा। तेरे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आई। खैर, अब जो तू मेरे हाथ लगी गया है तो मैं तुझे बहुत गंदी और बेरहम मौत दूंगी। इसके बाद उसने मुझे जबरदस्ती कुछ सुंघाया, जिससे मैं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर था। मेरे शरीर की बहुत सी हड्डियां टूट चुकी थीं। इससे मुझे एहसास हुआ कि मैं कई दिनों तक बेहोश रहा था। मेरी छाती की सारी पसलियां भी टूटी हुई थीं। बस इंतजार था तो अपनी मौत का, पर मीरा की तरह कमबख्त मौत ने भी मुझे धोखा दिया था। लो बाबा, ले आई मैं आपके लिए नया शरीर। इस पर जो भी काला जादू करना है करो। मीरा ने मुझे एक तांत्रिक बाबा के हवाले कर दिया, जो मेरे शरीर पर अपने काले जादू का प्रयोग करने वाला था। वो कभी किसी औरत तो कभी किसी बूढ़े की आत्मा मेरे शरीर में डालता और उनसे बातें करता, और फिर उनकी आत्माओं को एक शीशी में कैद कर लेता। मीरा शायद इसी तांत्रिक की बेटी थी, जिसने पैसों के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया था, और मेरे कैंप की सारी इंफॉर्मेशन दुश्मन देश को दे दी थी। मुझे अगर कुछ चाहिए था तो सिर्फ एक मौका, खुद को मारने का या फिर मीरा से अपना बदला लेने का। और ये मौका मुझे तांत्रिक ने दे ही दिया। किन्हीं गलत मंत्रों के उच्चारण से मेरे अंदर किसी जिन्न की आत्मा डाल दी थी, जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाया। ए तांत्रिक, आज की दुनिया में कोई किसी इंसान को ठीक से काबू नहीं कर सकता, और तू आत्माओं को काबू करने चला है। मैंने उस तांत्रिक से बस इतना ही कहा, और दोनों हाथ उसके जिस्म से उखाड़ फेंके। और अब तक उसने जितनी आत्माओं को कैद किया था, मैंने बारी बारी से सारी की सारी बोतलें फोड़ दी और सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। उन आत्माओं ने भी अपना बदला ले लिया था। आजाद होते ही उन्होंने तांत्रिक को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, और अब बस मैं और मीरा एक दूसरे के सामने खड़े थे।
इस बार मैं कमजोर या प्यार में पागल नहीं था। मेरे अंदर अब जिन्न की आत्मा थी, जिससे मैं बहुत शक्तिशाली हो गया था। और अगले ही पल मैं मीरा पर टूट पड़ा और कुछ देर बाद वो अपने ही खून में लथपथ मुझसे माफी मांग रही थी। पर वो मेरा प्यार नहीं था। भला इतनी आसानी से मैं उसे कैसे छोड़ देता। इस सबसे पहले मैंने उससे अपने साथियों की मौत का बदला लिया। मीरा से दुश्मन देश के सारे बंकर और खुफिया रास्तों का पता उगलवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से उसका गला घोट उसे जान से मार दिया। मीरा को मारने के बाद जिन्न की आत्मा मेरा शरीर छोड़कर जा चुकी थी और मैं दुश्मन देश के बंकर और रास्तों का पता देने अपने कैंप जा ही रहा था। तभी एक काले साये ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ये साया किसी और का नहीं बल्कि मीरा का था, जो मरने के बाद अब मुझसे अपनी मौत का बदला लेने आई थी। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की पर मैं हार गया। मेरा आखिरी समय आ गया था, इसलिए मैंने अपनी डायरी में मेरे साथ हुए धोखे की कहानी लिखी है और आगे कुछ कोऑर्डिनेट्स भी। तो अगर किसी सिविलियन को मेरी ये डायरी मिलती है तो जरूर इसे मिलिट्री को दे दे। राज ने डायरी में बस इतना ही लिखा था और इसके आगे के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिन्हें शायद किसी ने जानबूझकर फाड़ा था। पर मंजरी के मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने लेफ्टिनेंट राज बत्रा का नाम आर्मी की वेबसाइट पर डाला तो पता चला कि कोर्ट मार्शल के बाद उन्हें उनकी पदवी वापस कर दी गई थी, जिसका मतलब साफ था कि कोऑर्डिनेट आर्मी को मिल चुके थे। प्यार और धोखे की ऐसी कहानी पढ़ मंजरी भी दंग थी। राज की सच्चाई ने उसकी आंखें भी नम कर दी। इसके बाद मंजरी ने एक एक कर सारा सामान अटैची में वापस रख दिया और अगले दिन वो खुद बाबा के साथ गई और रेलवे डाकघर में राज की अटैची को जमा करा दिया। पर मंजरी ने राज की एक चीज अपने पास रख ली थी, उसकी फोटो। जिस सच्चे प्यार की तलाश उसे मीरा से थी, वो मंजरी अब उससे करने लगी थी।